फ्रेंड्स, आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में। गाइज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे दूंगी। बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। जब हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो हमने देखा था कि वहां पर जो फैक्टर्स इनपुट थे, कुछ थे क्या हमारे वेरिएबल एंड कुछ थे हमारे फिक्स्ड। क्योंकि हम बात कर रहे थे किसकी, शॉर्ट रन की, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की तो बात कर रहे हैं हम किसके, लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सारे के सारे फैक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की तो नेम से ही पता चल रहा है किसकी, स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल क्या होता है भाई, प्रोडक्शन लेवल की बात करें कि प्रोडक्शन किस स्केल पर हो रहा है। मान लो एक फर्म जो है प्रोडक्शन करती है एक छोटी सी लैंड पर 2 कैपिटल एंड 5 लेबर का यूज करके, ठीक है। तो वो कुछ ही यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएगी, मतलब कि स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है, छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है। बट वहीं एक फर्म की बात करें कि बड़ी सी लैंड पर 10-15 मशीनरी है, 100-200 लेबर है, तो वो उनका यूज करके क्या करेगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन कर पाएगी, मतलब कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें क्या कहता है कि जब फर्म क्या कर देती है, अपने स्केल में चेंजेस लाती है। मतलब स्केल में चेंजेस का मतलब क्या है, स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल पर जब वो जा रही है तो उसके रिटर्न में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न का मतलब क्या है कि कितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें बताता है कि जब फर्म क्या करती है, अपने स्केल में चेंजेस लाती है। स्केल में चेंजेस कैसे आएगा, इनपुट में चेंज करके, मतलब लेबर एंड कैपिटल में चेंज करके ही तो क्या आएगा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा ना। ज्यादा लेबर एंड ज्यादा कैपिटल यूज करूंगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, मतलब कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा लेबर एंड ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो क्या होगा कि जब मैं अपने इनपुट्स में चेंज करूं, इनपुट्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब मैं चेंज करूं तो उससे रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न का मतलब क्या है कि आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बताता है हमें, रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट, कि आउटपुट में कितना चेंज आया व्हेन ऑल द फैक्टर्स इनपुट्स आर चेंज, कि ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर चेंज। क्यों सारी फैक्टर्स इनपुट चेंज होंगी, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल होते हैं। एंड साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम, इन द सेम प्रपोर्शन इन द लॉन्ग रन। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहता है कि आउटपुट में कितना चेंज आया जब फर्म क्या कर रही है, अपने फैक्टर्स ऑफ इनपुट, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट में क्या कर रही है, चेंज ला रही है। कैसा चेंज ला रही है, सेम प्रपोर्शन में चेंज ला रही है। मतलब कि अगर लेबर 100% इंक्रीज होंगे तो कैपिटल भी 100% इंक्रीज होगी, ठीक है। सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होंगे दोनों, मतलब कि सारे के सारे इनपुट्स जो है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होंगे। तो उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और किसकी बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बात ही करी भाई इनपुट में चेंज आया तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें बताता है क्या, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की क्या आती है, हमारी 3 स्टेज आती हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या आती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेकंड स्टेज आती है हमारी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड थर्ड स्टेज आती है हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि जितना चेंज मैं इनपुट में ला रही हूँ उससे कई ज्यादा चेंज क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट क्या है, ज्यादा है, ग्रेटर है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज का मतलब क्या है कि हम परसेंटेज में देखेंगे कि जब मैं अगर इनपुट में 100% चेंज ला रही हूँ तो आउटपुट मेरा मोर देन 100%, मतलब 100% से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कि अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट मोर देन 100%, मतलब कि 110 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, मतलब 100 से ज्यादा चेंज आएगा। कि अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कि जो मेरा रिटर्न है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज है, मतलब ज्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है उसका एज कंपेयर टू इनपुट। कि इनपुट तो 100% से इंक्रीज कर रही हूँ मैं, बट आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। इनपुट्स ले रहे हैं हम, इनपुट्स की यूनिट्स ले रहे हैं, K स्टैंड्स फॉर कैपिटल एंड L स्टैंड फॉर लेबर, ठीक है। आउटपुट की यूनिट्स ले रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स एंड परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट्स, ठीक है। बात करते हैं जब मैं 1 कैपिटल और 2 लेबर यूज करी तो प्रोडक्शन हो रहा है कितने का, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर और फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मेरे को इनपुट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कैपिटल और ज्यादा लेबर यूज करूंगी तभी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अब जो इंक्रीमेंट होगा वो सेम प्रपोर्शन में होगा, मतलब अगर 1 कैपिटल से मैं 2 कैपिटल, मतलब कि 1 से 2 डबल कर दी मैंने कैपिटल, तो लेबर भी डबल ही होंगे। 2 लेबर से क्या हो गया, 4 लेबर हो गए, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, सेम चेंज आएगा।
इंक्रीमेंट तो आया भाई, चेंज तो आया, बट चेंज भी कैसा आया, सेम, प्रोपोर्शनली सेम चेंज आएगा कि अगर कैपिटल 100% से इंक्रीज होगी तो लेबर भी 100% से इंक्रीज होगा। ठीक है, जब मैं 2 कैपिटल और 4 लेबर यूज कर रही हूँ तो प्रोडक्शन हो गया मेरा 250 यूनिट्स का। अब जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स एंड परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, तो चेंज की बात करते हैं बेसिकली हम। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम निकाल नहीं सकते इसको, हम इसको डैश डाल देते हैं। अब चेंज कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, ये परसेंटेज निकाली कैसे, यही समझ में नहीं आता। तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं हम परसेंटेज। मान लो मुझे कैपिटल में कितना चेंज आया उसकी परसेंटेज निकालनी है, कि परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स में हम सिर्फ कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में कैसे निकालेंगे हम, कि चेंज इन कैपिटल अपॉन में कैपिटल इनटू में 100। अब चेंज इन कैपिटल का मतलब क्या है कि 1 से 2 कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। अब के जो है ये स्टैंड करता है किस लिए, इनिशियल कैपिटल के लिए। इनिशियल मेरे पास कितनी कैपिटल थी, 1 थी, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 100% कि कैपिटल मेरी क्या होगी, 1 से 2 100% इंक्रीज होगी। वैसे तो परसेंटेज यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने एग्जैक्टली डबल कर दी। डबल का मतलब क्या हुआ, 100% इंक्रीमेंट आया है। बट लेबर की भी बात करें तो लेबर की भी हम बात कर लेते हैं एक बार, कैसे निकलेगी परसेंटेज। 2 से 4 कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। इनिशियल लेबर कितने थे, 2 थे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100% इंक्रीमेंट हुआ लेबर में भी। तो इनपुट्स की बात करें, चेंज तो आएगा, बट कैसा चेंज आएगा, सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। कैपिटल भी 100% इंक्रीज हुआ है और लेबर भी 100% ही इंक्रीज हुई है। अब आउटपुट का निकाल लेते हैं हम कि परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कितना चेंज आया, 150 का चेंज आया। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 की इनपुट 100% से इंक्रीज हुए पर आउटपुट 150 से इंक्रीज हो गया। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है कि इनपुट में 100% चेंज आया, आउटपुट तो 150% इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे ना कि इनपुट में कम चेंज आया है एज कंपेयर टू आउटपुट, कि आउटपुट तो कुछ ज़्यादा ही चेंज आ गया, ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। देन अगर और फर्दर प्रोडक्शन करना है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने और डबल कर दिया कैपिटल को, मतलब 2 से 4 कर दिया कैपिटल को और 4 से 8 कर दिया लेबर को। जब मैं 4 कैपिटल और 8 लेबर यूज़ करूँगी तो 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो इनपुट में चेंज कितना आया, 100%, क्योंकि डबल करा है मैंने उसको, 100% का चेंज आया। आउटपुट क्या हो गया, 140% से इंक्रीज हो गया। ये बात करें प्रोपोर्शनेटली चेंज की, जब हम बात करें कि आउटपुट में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कम्पेयर टू इनपुट, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोल रहे हैं। अब भाई तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हो कैसे रहा है ये, कि भाई इनपुट में 100% इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट हमारा मोर देन 100% इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका। तो रीजन क्या है, इकोनॉमीज इसका रीजन है। इकोनॉमीज किसका, लार्ज स्केल ऑफ इकोनॉमीज। जब मैं प्रोडक्शन करती हूँ ना लार्ज स्केल पर तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अब वो बेनिफिट्स जो वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल बेनिफिट्स वो होते हैं कि विद इन अ फर्म जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है फर्म को, तो वो इंटरनल मतलब कि विद इन अ फर्म जब उसको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या है, टेक्निकल इकोनॉमीज हो सकती है और मैनेजरल इकोनॉमिक्स हो सकती है। अब टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब क्या है, टेक्निकल बेनिफिट मिल रहा है। टेक्निकल बेनिफिट का मतलब क्या है कि जब मैं यूज़ करूँगी हैवी मशीनरी, बेटर मशीनरी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा और क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मानकर चल रहे थे कि फर्म जो यहाँ पर क्या करे, जीन्स का प्रोडक्शन कर रही है। अब जीन्स का प्रोडक्शन करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगी भाई, कपड़े की कटिंग करेगी। कपड़े की कटिंग करने के लिए वो एक मशीनरी यूज़ कर रही है। फिर जीन्स की सिलाई करने के लिए एक मशीनरी यूज़ कर रही है। फिर जीन्स की जो चेन वगैरह लगती है, बटन्स वगैरह लगते हैं, उसके लिए मशीनरी यूज़ कर रही है। एंड देन बात करें कि भाई उस पर जो टैग वगैरह, डिज़ाइन वगैरह बनते हैं, उसके लिए मशीनरी यूज़ कर रही है। अब जीन्स का प्रोडक्शन करने के लिए छोटी छोटी मशीनरी तो भाई काम नहीं आएंगी, भाई जीन्स का कपड़ा इतना मोटा होता है, तो बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ होगा। अब बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ होगा तो क्या होगा, वेस्टेज कम होगी, जल्दी प्रोडक्शन होगा, एफिशिएंटली प्रोडक्शन होगा। कि अगर बात करें कि अगर कोई लेबर खुद कटिंग कर रहा है इतने मोटे कपड़े की, तो हो सकता है कि भाई उल्टा सीधा काट दे, वेस्टेज हो जाएगी रिसोर्सेज की। बट हम मशीनरी पर जब हम काम कर रहे हैं तो जुडिशियली यूज़ कर पाएंगे हम रिसोर्सेज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेक्निकल इकोनॉमीज मिल रही है कि लार्ज स्केल पर जब मैं प्रोडक्शन करूंगी तो बड़ी बड़ी मशीनरी का यूज़ करूंगी, प्रोडक्शन तो जल्दी होगा ही होगा और रिसोर्सेज का भी अच्छे से मैनेजमेंट होगा, रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएंगे। अब मैनेजरल इकोनॉमीज की बात करें, जब मैंने प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ज़्यादा कैपिटल एंड ज़्यादा लेबर यूज़ करूंगी। अब मैं क्या कर पाऊंगी, उन लेबर को डिवीजन ऑफ वर्क कर पाऊंगी। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि कुछ लेबर को मैं सिर्फ कटिंग करने के लिए रख लूँगी, कुछ लेबर को मैं
सिलाई करने के लिए रख लिया मैंने, कुछ लेबर को बटन्स वगैरह लगाने के लिए रख लिया, कुछ को टैग्स वगैरह लगाने के लिए, जो भी डिज़ाइन वगैरह करना है उसके लिए रख लिया। तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। अब डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, एक काम को बार बार करेंगे तो क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। अब स्पेशलाइजेशन आएगा तो वो उसी काम को बहुत जल्दी कर पाएंगे और एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। तो बेनिफिट मिला, किसको मिला, फर्म को मिला। किस वजह से मिला, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से मिला। इसलिए क्या होता है कि इनपुट में 100% इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट मोर देन 100% इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ दीज इकोनॉमीज। अब ये तो बात करी हमने इंटरनल इकोनॉमीज की, अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज के, बाहर से भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं। ये तो विद इन द फर्म हमें बेनिफिट मिल रहे थे, अब बाहर से क्या बेनिफिट मिलते हैं वो देख लेते हैं। अभी जो बेनिफिट होते हैं ना, ये सिर्फ अकेली मेरी फर्म को नहीं मिलेंगे कि जो जींस का प्रोडक्शन कर रही है, ये जितनी भी फर्म जींस का प्रोडक्शन कर रही है उन सबको बेनिफिट मिलेंगे। मतलब एक पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेंगे, ये एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेंगे, बाहर से बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अब फर्म इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही है जीन्स का, तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई, सप्लाई करने के लिए अदर सिटीज़ में भी उसको भेजना पड़ेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन उसको चाहिएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर उसको चाहिए तो क्या होगा, मान लो अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ या बढ़िया रोड वगैरह बने हुए हैं तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी कम आएगी, ईजिली क्या होगा, टाइम पर डिलीवरी हो पाएगी। तो क्या होगा, ये मेरे को बेनिफिट ही तो मिला, एक्सटर्नल बेनिफिट मिला कि बाहर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, रोड वगैरह अच्छे बने हुए हैं, तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आई और अच्छे से मैं डिलीवरी कर पाई। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे को बेनिफिट मिला, इकोनॉमीज मिली। कैसी इकोनॉमीज मिली, एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिली। तो इन इकोनॉमीज की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट लाता है एज कम्पेयर टू इनपुट। कि इनपुट में अगर 100% इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज अगर इनपुट 100% से हुए तो आउटपुट मोर देन 100% से इंक्रीज होता है। क्लियर हो गया होगा क्या रीजन है, क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है। देन बात करें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल नेम कॉन्स्टेंट से ही समझ में आ रहा है कि जितना इनपुट में चेंज आ रहा है उतना ही आउटपुट में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टोटल आउटपुट क्या है, इक्वल है प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट्स के, कि अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी 100% से इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनपुट्स के हम यूनिट्स ले रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल ले रहे हैं, आउटपुट के यूनिट्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट ले रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब परसेंटेज यहाँ पर मैं निकाल कर दिखाऊंगी, मैंने बता दिया किस तरीके से निकलती है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम बात करेंगे, 4 कैपिटल एंड 8 लेबर यूज करूँ तो मेरा प्रोडक्शन हो रहा है 600 यूनिट्स का, ठीक है। और जब मैंने इसको डबल कर दिया, मतलब 100% से इंक्रीज कर दिया मैंने इनपुट को, 8 कैपिटल एंड 16 लेबर यूज करूँ तो 1200 का मेरा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो कितना इंक्रीमेंट आया भाई, चेंज कितना है 600 का, अपॉन में 600 इंटू में 100 कर देंगे तो भाई कितना चेंज आया, 100% चेंज आया। कि इनपुट जब 100% से इंक्रीज हुए तो आउटपुट भी 100% से इंक्रीज हुए। देन बात करें भाई 16 कैपिटल और 32 लेबर का यूज़ करिए तो 2400 का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इनपुट में भी 100% का चेंज आया और आउटपुट में भी 100% का चेंज आया। अब भाई कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ ही क्यों रहा है, क्या रीज़न है कि जितना इनपुट में चेंज आ रहा है उतना ही आउटपुट में चेंज आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने बात करी थी ना इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में इकोनॉमीज की, तो ये इकोनॉमीज का मैं यहाँ पर पूरा बेनिफिट उठा चुकी हूँ। यहाँ पर जो है मैं एक अचीव कर चुकी हूँ पॉइंट ऑप्टिमम कैपेसिटी का, मतलब कि एक ऑप्टिमम लेवल पर मैंने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है, स्पेशलाइजेशन आ गया है, अच्छे से मैं बेटर यूटिलाइजेशन कर पा रही हूँ मशीनरी का। तो अगर उसके बाद मैं फर्दर क्या करती हूँ, लेबर एंड कैपिटल मतलब इनपुट्स इंक्रीज करती हूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो उतना ही इंक्रीज हो पाता है जितना मैं इनपुट में इंक्रीमेंट लाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल आता है कि जब मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, अचीव कर लेती हूँ क्या, ऑप्टिमम कैपेसिटी का पॉइंट, तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आएगा कि जितना इनपुट में चेंज आएगा उतना ही आउटपुट में चेंज आएगा। बट अगर फर्दर मैं इससे ज़्यादा इनपुट का यूज़ करके प्रोडक्शन करने की कोशिश करूंगी तो जो इकोनॉमीज है ना, ये जो बेनिफिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, किसमें, डिस इकोनॉमीज में। डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या है, डिसएडवांटेज में। इसलिए अब क्या आएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आएगा। मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट। कि अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट लेस देन 100% से इंक्रीज होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज। बात करेंगे अभी, पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, आउटपुट के यूनिट्स ले रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट एंड परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। कि जब मैं यूज करूँ 16 कैपिटल एंड 32 लेबर तो 2400 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। जब मैं 32 कैपिटल एंड 64 लेबर यूज करूँ तो 4200 का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आउटपुट की यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इंक्रीमेंट कितना आया इनपुट में, 100% का, बट आउटपुट कितने से इंक्रीज हुआ, 75% से। क्यों हुआ, डिसइकोनॉमीज की वजह से। रीजन अभी हम देखेंगे। 64 कैपिटल 120 लेबर यूज कर रही हो तो क्या हुआ,
7,350 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, 100% इनपुट में इंक्रीमेंट आया, बट 75% क्या हुआ, सिर्फ आउटपुट इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? देखो यहाँ पर हमने क्या करा, डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह करके, स्पेशलाइजेशन वगैरह करके क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लिया है। यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी का पॉइंट तो अचीव कर ही चुके थे कि और कैपिटल लेबर लगा रहे थे तो उतना ही चेंज आ रहा था, जितना हम इनपुट में चेंज कर रहे थे उतना ही प्रोडक्शन में चेंज आ रहा था, समझ में आता है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि और ज़्यादा हमने क्या करा, कुछ ज़्यादा ही कैपिटल एंड कुछ ज़्यादा ही लेबर बढ़ा दिए कि 64 कैपिटल एंड 120 लेबर का यूज़ कर रही हो, तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब पता ही नहीं है कौन सा लेबर कहाँ काम कर रहा है, भाई बातें बातें करने में लगे हैं, वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज के, तो डिसएडवांटेज हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आया। कि मतलब क्या है कि इनपुट तो 100% से इंक्रीज होंगे बट आउटपुट लेस देन 100% से इंक्रीज होगा। रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या है, डिसइकोनॉमीज। अब डिसइकोनॉमीज क्या है, मतलब कि डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी दो तरीके हो सकते हैं हमारे, एक तो होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि जो विद इन द फर्म हमें मिलेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब कि आउटसाइड द फर्म हमें मिल रहे हैं, सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ पूरी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, जो बाहर से हमें डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट। शॉर्टेज हो जाएगी फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट की, कि सब क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा कैपिटल एंड ज़्यादा लेबर का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी फैक्टर इनपुट की भी और नॉन फैक्टर इनपुट की भी। फैक्टर इनपुट का मतलब क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर की, इनकी शॉर्टेज क्यों होगी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ कर रही हूँ मैं, कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, तो मार्केट में जो सप्लाई थी लेबर एंड कैपिटल की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, मिल ही नहीं पाएंगे इतने लेबर एंड कैपिटल मुझे। क्यों? क्योंकि भाई सभी क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्शन करने में लगे हुए हैं, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एंड कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टेज हो जाएगी। देन नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात करें कि नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होंगे हमारे, रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, प्रोडक्शन करने के लिए इन सब की भी तो जरूरत पड़ती है, इनकी भी क्या हो जाएगी, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। नुकसान किसको होगा भाई, हमें, भाई कि मुझे टाइम पर रॉ मटेरियल, फ्यूल वगैरह नहीं मिल पाएंगे तो भाई प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा ही होगा ना, लेबर टाइम पर नहीं मिल रहे तो प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा। डिसएडवांटेज मिला, कहाँ से मिला, बाहर से मिला। क्यों मिला? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, स्टिफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है फर्म्स के बीच में, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि सब लगे पड़े हैं लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्शन करने में। अब सब लगे पड़े हैं तो भाई शॉर्टेज तो फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स की होनी ही होनी है, और जिसकी वजह से क्या आ जाता है, आउटपुट हमारा उतना इंक्रीज नहीं करता जितना इनपुट इंक्रीज करता है। देन बात करें इंटरनल डिसइकोनॉमीज, मतलब विद इन द फर्म जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसएडवांटेजेस मिल रहा है फर्म को। क्या हो सकता है, डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इतने ज़्यादा हमने कैपिटल एंड लेबर ले लिए हैं कि भाई मैनेजमेंट ही अच्छे से नहीं हो पा रहा, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वेस्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी रिसोर्सेज की, कि पता ही नहीं है भाई कौन सा लेबर कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बातों में लगे पड़े हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन बात करें टेक्नोलॉजिकल डिसइकोनॉमीज, भाई टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस भी आएंगी। क्या डिसएडवांटेज आएंगी कि ड्यू टू हैवी कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर, अब इतनी हैवी मशीनरी मैं यूज़ कर रही हूँ तो भाई उसको जो वियर एंड टीयर होगा उसको रिपेयरमेंट करने के लिए कॉस्ट भी तो मोटी लगेगी, हैवी कॉस्ट लगेगी, भाई हैवी मशीनरी है तो ज़्यादा कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, तो ये क्या भाई नुकसान है। तो इसकी वजह से क्या आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आता है कि इनपुट 100% से इंक्रीज होगा बट आउटपुट लेस देन 100% से इंक्रीज होगा। सो गाइज बहुत अच्छे से हमने समझा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है कि जब हमें स्केल में चेंज करें तो रिटर्न मतलब आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बताएगा हमें कि आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है जब मैं इनपुट में चेंज कर रही हूँ। कैसा चेंज कर रही हूँ, प्रोपोर्शनेटली सेम चेंज कर रही हूँ, किसमें, लॉन्ग रन में, क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, वेरिएबल हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज हो सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। बात करी हमने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू इनपुट, ठीक है। और रीज़न क्या है भाई, इकोनॉमीज हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन बात करें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में मैंने ऑप्टिमम कैपेसिटी का पॉइंट अचीव कर लिया, अब उसके बाद जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो जितना इंक्रीमेंट किसमें इनपुट में आ रहा है उतना ही आउटपुट में आएगा कि बट अगर मैं इसके बाद फर्दर प्रोडक्शन करूँगी तो जो इकोनॉमीज है वो डिस इकोनॉमी में चेंज होकर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ले आएंगी, मतलब कि इनपुट में ज़्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू आउटपुट, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि डिसइकोनॉमीज आ जाएंगी, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।